नमस्कार दोस्तों। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने आज एक तरह से इतिहास रच दिया। एक इतिहास दक्षिण में तमिलनाडु में रचा गया, जहां थलपति विजय, एक्टर जिन्होंने 2 साल पहले पार्टी बनाई और वो पार्टी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बन गई, स्टालिन को सत्ता से बाहर कर दिया। दूसरा बड़ा इतिहास बीजेपी ने बनाया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के उस किले को ध्वस्त कर दिया, जिस किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी लगातार 10 साल से तैयारियां कर रही थी। और बीते कुछ सालों के दौरान तो बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया कि किसी तरह से ममता बनर्जी को बेदखल किया जाए। एसआईआर हुआ, बहुत कुछ हुआ, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ, और जो नतीजा आया वो नतीजा बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संदेश लेकर आया। जश्न का माहौल बीजेपी में, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता से ऐसे बेदखल हुई कि बहुमत के आंकड़े से 45-50 सीटें पीछे दिख रही है और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 40-45 सीट ज्यादा। तो क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। असम में एक बार फिर से रिपीट हुई बीजेपी की सरकार, लेकिन केरला से कांग्रेस के लिए एक अच्छा संदेश कि कांग्रेस के गठबंधन की सरकार 10 साल के बाद केरला में एक बार फिर से बनने जा रही। योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं, खास मेहमान। मेरा मकसद होगा बंगाल पर बात करना, क्योंकि देश की नजर बंगाल पर है। बिना किसी भूमिका के सीधा छोटा सा सवाल कि बंगाल के इस नतीजे को किस तरह से देखते हैं उपेंद्र यादव जी आप? शुक्रिया अजीत भाई। चुनाव है जनता जनार्दन का, और चुनाव में जनता जनार्दन ऐसे फैसले देती है जो लोगों को चौंकाते हैं, जो स्वाभाविक है। और मैं सोचता हूँ वो तो लोकतंत्र की विजय है। इसलिए जो तमिलनाडु में हमने देखा वो बिल्कुल वही स्थिति है जहां जनता आज की सरकार से परेशान है, विपक्ष है उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती। इसलिए तमिलनाडु के स्टाइल में एक फिल्मी एक्टर आते हैं, जनता उस पर भरोसा करती है और वो तमाम एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हुए आगे निकलते हैं। तो इसमें तो लोकतंत्र को सलाम करना चाहिए, इसके अलावा और कोई बात है नहीं। तमिलनाडु के बारे में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि वहां की जनता ने सत्ता को बदला है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति का जो द्रविड़ मॉडल है उसको नहीं बदला है। क्योंकि हालांकि ये बिल्कुल विजय बिल्कुल एक नए एक्टर है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, लेकिन उन्होंने बार बार स्पष्ट किया है तमिल नेशनलिज्म, पेरियार, फेडरलिज्म और बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। ये चीजें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट की हैं। तो तमिलनाडु का मॉडल वही चल रहा है, जो बीजेपी मॉडल लाने की कोशिश कर रही थी, वो तमिलनाडु में सफल नहीं हुआ है। बंगाल में जो हुआ है उसे केवल जनता जनार्दन का मत और एक स्थापित सरकार की हार के रूप में नहीं देखा जा सकता। और मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये मैं तमाम बीजेपी की जीत के बारे में नहीं कह रहा हूं। जैसे असम में जो बीजेपी जीती है उसमें एक थोड़ा सा एलिमेंट है चुनाव आयोग के हेराफेरी का, जो कि डिलिमिटेशन का है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 10 सीट को एक्सप्लेन कर सकता है। तमिलनाडु असम में जो बीजेपी की जीत है वो वहां की जनता ने बीजेपी को मत दिया है कि तुम दोबारा एक बार और राज करो। जो केरला में हुआ है उसमें मैं नहीं समझता कांग्रेस को बहुत कोई दिलासा लेना चाहिए। वहां सामान्य चीजें पलटती रहती हैं, उस पलटी की अल्टा पलटी के अंदर ही कांग्रेस को मिला है। तो लेफ्ट फ्रंट से लोगों का 10 साल के बाद एक तरह का मोह भंग और वापस जो भी ऑपोजिशन में था उसको लाना। लेकिन बंगाल बिल्कुल अलग है। बंगाल में जो हुआ है उसे केवल साधारण जनमत, जनता स्थापित सरकार से तंग आ गई थी इसलिए जनता एक नई पार्टी को ले आई, केवल वो नहीं। बंगाल में 4 चीजें हो रही हैं इस वक्त जबकि मैं देख रहा हूं। तो मोटे तौर पे मुझे दिख रहा है कि कोई 100 के करीब सीट तृणमूल कांग्रेस की है और बीजेपी कोई 190 सीट पे आगे चल रही है, फिलहाल का ये जो आंकड़ा है। एक बात याद रखिए, सीटों में 90 और 100 और 190 का फासला जो बहुत बड़ा है, वोटों में अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं तमाम चैनल्स पे, चुनाव आयोग पे, डिकोडर जो कि सबसे अच्छे आंकड़े दे रहा है, वहां देख रहा हूं, वहां अंतर केवल 2% का है अभी तक। 2, कभी 2.5-3 हो जाता है, कभी 2%। तो बीजेपी 2% आगे है। 2% आगे होके सीट ज्यादा हो सकती है, इसमें कोई हेराफेरी नहीं है। लेकिन याद रखिए 2%, इसलिए कि बाद में जो मैं कहना चाहूंगा उस पर आपको 2% का आंकड़ा याद रखना है। अब बंगाल में 4 चीजें हो रही हैं, 4 एक्टर है और 4 फैक्टर है। पहला एक्टर है टीएमसी खुद। टीएमसी के विरुद्ध
जनता में असंतोष था। इतने साल राज करने के बाद ममता बनर्जी से गुस्सा नहीं था, लेकिन नीचे के स्तर पे जो टीएमसी के वर्कर कर रहे थे, टीएमसी के नेता कर रहे थे, उससे जनता के मन में असंतोष था। इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता। दूसरा एक्टर थी बीजेपी। बीजेपी ने तमाम कोशिशें की जो कि किसी भी पार्टी को करनी चाहिए, लेकिन साथ में ये बात मत भूलिए कि बीजेपी ने जिस कदर वहां हिंदू मुसलमान नफरत फैलाई, उसका मुकाबला सिर्फ आसाम में ही हो सकता है, वो और कहीं नहीं हो सकता। अभी मैं शुभेंदु अधिकारी का इंटरव्यू एक और चैनल पे सुन रहा था, 10 मिनट इंटरव्यू हुआ, और उस 10 मिनट में शुभेंदु अधिकारी ने 15 बार हिंदू मुसलमान किया। तो ये हिंदू मुसलमान की भड़काने की राजनीति को एक हद तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी ने की, इसमें कोई संदेह नहीं है। नंबर 2 फैक्टर। नंबर 3 फैक्टर, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में तृणमूल सरकार को काम करने से रोकने का हर संभव यत्न किया। अगर बीजेपी की सरकार होती है तो उसके पास रिसोर्सेस होते हैं। बीजेपी की सरकार असम में होती है तो चुनाव से एकदम पहले लोगों के घर 9-9 हजार रुपए पहुंचाने के साधन आ जाते हैं। बिहार में बजट में कोई पैसा नहीं है, लेकिन सरकार लोगों के हाथ में 10 हजार रुपए पकड़ा देती है। अगर विपक्ष की सरकार है तो वो मनरेगा नहीं चला सकती, वो आवास योजना नहीं चला सकती। इस किस्म के अड़ंगे डाले गए। ये तीसरा फैक्टर। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो शायद निर्णायक रहा आज, वो था चुनाव आयोग और एसआईआर। अब अजीत भाई, एसआईआर को आप पहले दिन से कवर कर रहे हैं, लेकिन बंगाल के बारे में एक विशेष चीज हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं एसआईआर बोलूंगा लोग कहेंगे भाई एसआईआर पे तो तमिलनाडु में भी वोट कटे, केरला में भी कुछ कटे, सब जगह कटे, बंगाल में स्पेशल क्या है? बंगाल में स्पेशल ये है कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल में 27 लाख ऐसे लोगों के वोट कटे जिन्होंने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था, जिन्होंने हियरिंग अटेंड की, जिन्होंने अपने दस्तावेज दिखाए, और जिसके बारे में अब जब भी अपीलेट ट्राइब्यूनल की अपील आ रही है पता लग रहा है ज्यादातर जो डिलीशन हुए गलत हुए। ये केवल बंगाल में हुआ। 27 लाख का मतलब कितना? 4.25%, 4.25-4.5% के करीब बंगाल के वोट का मतलब एक झटके में 4.25% वोट का अंतर डाल दिया गया। तो अगर बीजेपी का मार्जिन जीत का 4.25% से ज्यादा नहीं होता है तो सवाल हमेशा बना रहेगा कि ये बीजेपी को, ये तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी ने हराया या कि चुनाव आयोग ने हराया। अगर आज विपक्ष के नेता जो इस चुनाव के परिणाम को देख रहे होंगे, अखिलेश भी देख रहे होंगे, सारे विपक्ष के नेता देख रहे होंगे, विपक्ष के नेताओं के मन में सवाल ये जरूर आएगा कि भाई अगर ममता के साथ ये करके उसको हरा सकते हैं, मैं ममता जी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ममता लड़ाकू हैं, वो खड़ी रहती हैं, अड़ी रहती हैं, आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक वो मैच खेलेंगी। तो अखिलेश और बाकी विपक्ष के नेता जरूर सोच रहे होंगे कि अगर ये सब कुछ करके, तिकड़म करके ममता को हराया जा सकता है तो हम किस खेत की मूली। और विपक्ष जरूर ये सवाल पूछना शुरू करेगा कि ऐसे में क्या लोकतांत्रिक राजनीति का बिल्कुल जो एक न्यूनतम लाइन होनी चाहिए, क्या वो भी अब इस देश में बची है चुनावी लोकतंत्र की? ये बंगाल के संदर्भ में सवाल है, मैं बाकी राज्यों पे सवाल नहीं उठाना चाहता। अब एक काउंटर सवाल है। जैसे आपने कहा कि 27 लाख लोगों के वोट काट दिए गए जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में था, जिनके पास सारे कागजात थे और सुनवाई भी नहीं हो पाई सो कॉल्ड ट्रिब्यूनल में। 4.25% लगभग टोटल कटे। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी की हार जीत का अंतर अगर 4.25% से ज्यादा नहीं है तो आप इसमें बिटवीन द लाइंस रीड कर रहे हैं। अब जो अभी डेटा है जो मैंने क्लिक किया हुआ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी का 44.85% वोट शेयर है और टीएमसी का वोट शेयर 41.55, मतलब 41, लगभग 3.5% का फर्क है। अभी लेटेस्ट में जो बता रहा हूं योगेंद्र जी, लगभग 3.5%, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये कैसे माने कि वो 27 लाख लोग जिनके वोट कट गए 4.25%, वो सबके सब अगर वोट नहीं कटते तो सबके सब टीएमसी को वोट देते, बीजेपी के खिलाफ वोट देते? ये मानने के एक दो आधार हैं। सबके सब तो खैर कभी भी नहीं होता 27 लाख के अंदर, लेकिन क्या वो प्रिडोमिनेंटली ऑपोजिशन के वोटर थे, उसको मानने के दो आधार हैं। नंबर एक, तमाम संस्थाओं ने, सबर इंस्टीट्यूट है बंगाल में जिन्होंने, और तमाम दूसरे, द वायर ने,
और द स्क्रोल ने कई सारी चैनल्स ने इसको बहुत और ये जो अपने फैक्ट चेक कर रहे हैं, इन तमाम लोगों ने मिलके इसको चेक किया है। और पता लगा है कि रफली जिन 27 लाख लोगों के नाम कटे, उसमें से कोई 64-65% मुसलमान थे। बंगाल की आबादी में सिर्फ 27%, 27-28% के करीब मुसलमान हैं। यानी कि जितने हैं उससे 2-2.5 गुना ज्यादा मुसलमान थे। तो ये तो संभव ही नहीं है ना किसी निष्पक्ष प्रक्रिया के अंदर। तो पहला तो ये है कि इनमें से जो कटे और गलत तरीके से कटे हैं, क्योंकि ट्राइब्यूनल जिस भी केस को देख रहा है वो कह रहा है नहीं नहीं इसको तो रिस्टोर करना चाहिए। अगर ऐसा था तो भाई 27 लाख लोगों का नाम क्यों काटा गया? पहला एक। नंबर दो, अगर आप इलाकों की दृष्टि से देखते हैं किन इलाकों में ज्यादा कट रहे हैं, तो वहां टीएमसी के लीड वाले इलाकों में ज्यादा कट रहे हैं। अगर चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट कह देता कि चलिए आपके नाम पे संदेह है, आपकी अपील अभी बाकी है, इस चुनाव में वोट दे लीजिए, लेकिन पक्के तौर पे आप रहेंगे या नहीं ये फैसला चुनाव के बाद फाइनल अपील पे किया जाएगा, तो ये बात समझ आती है। लेकिन अंततः 27 लाख लोग बैठ के सोच रहे होंगे ना, अगर हम वोट देते तो क्या होता। तो मैं समझता हूं ये सवाल है जिसका जवाब देना होगा। 27 लाख में से एक एक वोटर बीजेपी का होगा ये तो होता ही नहीं है, लेकिन इसमें प्रिडोमिनेंटली बीजेपी के थे, इसका तो बार बार प्रिडोमिनेंटली टीएमसी के वोटर थे, इसका एविडेंस तो बार बार मिल रहा है। आप नंदीग्राम जैसी सीट देखिए जहां आबादी के अंदर 25% मुसलमान है, लेकिन जो डिलीटेड है उनमें 95% मुसलमान। ये कैसे हो सकता है? ये तो टारगेटेड है ना। हम्म। तो सवाल ये उठता है कि जो टीएमसी की इतनी सीटें छीनी गई, जैसे जिस टीएमसी ने 215 सीटें जीती, इस बार आ रहा है कि प्रेसिडेंसी इलाके में कोलकाता, हावड़ा, डायमंड हार्बर, वो सारे इलाके जहां टीएमसी की ज्यादा पकड़, ज्यादा मजबूत स्थिति थी पिछले चुनाव में, अगर देखें, और इस बार जहां दूसरे दौर में इलेक्शन हुआ जहां सिर्फ 18 सीटें बीजेपी जीती, वहां तमाम ऐसी सीटें जहां बंगाली भद्र लोग या बंगाली अस्मिता का सवाल, इंटेलेक्चुअल लोग, जो माना जा रहा था कि बंगाली अस्मिता के सवाल पर और बहुत सारी वजहों पर बीजेपी के खिलाफ होंगे, उन सब जगहों पर बीजेपी ने अगर एक तरह से कहें बहुत जगह स्वीप किया, सीट छीनी, उसकी वजह आप उन 27 लाख लोगों के वोट कटने में खोजते हैं? एकमात्र नहीं, मैंने जैसे आपको कहा कि 15 साल के राज के बाद टीएमसी से असंतोष था, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। प्रश्न जो हमें पूछना चाहिए कि क्या वो अगर मान लीजिए केवल असंतोष होता, क्या केवल उसके चलते ये परिणाम हम देखते, या कि इसमें जो चुनाव आयोग ने जो कंधा लगाया है क्या वो निर्णायक? प्रश्न केवल यही है। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हाँ बाकी सब फैक्टर रहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम भी किया होगा, मेहनत भी की होगी, बीजेपी ने स्ट्रेटेजाइज भी किया, जो हर पार्टी को अधिकार है, स्ट्रेटेजाइज करने का अधिकार है, मेहनत करने का अधिकार है। मैंने आपको 3 इलेजिटिमेट चीजें बताई। नंबर 1, हिंदू मुसलमान की घृणा का प्रचार, जो कि बिल्कुल खुला और नंगे तरीके से हुआ, जो किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाना चाहिए था। चुनाव आयोग ने इसके प्रति जो आंख मूंदी, वो केवल चुनाव नहीं, भारतीय लोकतंत्र संविधान के प्रति अन्याय है। नंबर 2, तृणमूल सरकार के काम करने में जो बार बार अड़चने डाली गई, खासतौर पे उसको रिसोर्सेज नहीं दिए गए। नहीं तो क्यों तृणमूल सरकार क्यों नहीं 10,000 रुपए पहले महिलाओं को दे देती चुनाव से 1 हफ्ता पहले? ऐसा नहीं था, केंद्र सरकार ने करने नहीं दिया। नंबर 3, जो एसआईआर हुआ। तो ये तीनों चीजें हैं। एक चुनाव जो होता है वो एक लोकप्रियता का कॉन्टेस्ट है, बिल्कुल ठीक है, लोकप्रियता के कॉन्टेस्ट में जो आगे वो सिकंदर, जो हारा वो हारा, जैसा कि तमिलनाडु में हुआ, किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। जैसा मोटे तौर पर आसाम में भी हुआ। आसाम में मैं फिर कहूंगा मोटे तौर पे बीजेपी अपनी लोकप्रियता की वजह से, उसके कारण कई हो सकते हैं, उसमें भी एक सांप्रदायिक घृणा का अंश था, उसमें डिलिमिटेशन का भी अंश था, लेकिन कुल मिला के बीजेपी सरकार अपनी लोकप्रियता की वजह से आगे जीत रही। लेकिन बंगाल में जो है ये बाकी 3 फैक्टर इतने बड़े हैं, और अगर फासला वो 2-2.5-3% का है, आपने 3.5 बताया, उसकी एक वजह ये भी है कि अभी जहां तृणमूल आगे है उन सीट पे थोड़ा फास्ट काउंटिंग हो रही है, और जहां बीजेपी आगे है वहां थोड़ा फास्ट काउंटिंग हो रही है, तो उसका वजन वोट में ज्यादा है, वो शायद बाद तक ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूं हम 2-2.5% का देख रहे हैं। और ये सवाल तो बार बार उठेगा कि जहां आप 4% वोट काट देते हैं और अंत में फासला 2% का है, और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बागची ने पूछा था
उन्होंने किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के संदर्भ में पूछा था कि भाई अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कटे हुए वोटों की संख्या कम है, ज्यादा है, और वहां जीत का फासला कम है, तो क्या होगा। उन्होंने पूछा था यह सवाल। अब यह सवाल पूरे राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा कि जहां कटे हुए वोटों की संख्या ज्यादा है और जीत का फासला कम है, तो क्या पूरे राज्य के वोटर उसके बारे में संदेह खड़ा नहीं होता है। लोकतंत्र की बुनियादी मान्यता है कि वोटर सरकार को चुनते हैं। इस एसआईआर के माध्यम से, और खास तौर पे बंगाल में जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से एसआईआर करवाया गया, जहां दूसरे राउंड के डिलीशन हुए जो कहीं और नहीं हुए थे, उसके बाद यह सवाल होता है कि क्या सरकार अब वोटर को चुन रही है। और बाकी सारा विपक्ष भी फिर पूछेगा कि अगर सरकार को वोटर भी चुनने हैं तो भाई फिर चुनाव लड़के हम क्या करेंगे। यह सवाल एक बहुत बड़े सवाल के रूप में बंगाल के बाद देश के सामने आ रहा है। एक बात आपने कही कि भाई जो 3 पॉइंट आपने बताया उसमें एक पॉइंट कि सरकार के पास फंड की कमी या केंद्र सरकार की तरफ से फंड न देना, लेकिन जैसे 2021 से ममता बनर्जी की स्कीम है लक्ष्मी भंडार, जिसमें 1500 रुपए दिए जा रहे थे, उसके पहले रूपश्री कन्याश्री तो पहले से भी था। और अगर बीते 3 सालों में हुए चुनाव के को देखें, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, लाड़की बहन से लेकर लाडली बहन तक, सब जगह तो ये स्कीम ऐसी हुई तो काम कर गई, सरकार के पक्ष में गई। तो ममता बनर्जी भी तो यहाँ 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं को पैसे दे रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे लेने के बावजूद बाकी फैक्टर, लॉ एंड ऑर्डर हो या बीजेपी का नैरेटिव हो या जो आप हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं वो हो, ये सारी चीजें भी मैं थोड़ा एसआईआर से अलग भी डायसेक्ट करना चाह रहा हूं। एक नो डाउट 27 लाख लोग, एक आदमी का भी वोट कटता है। मैं तो बार बार बोलता हूं, सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे 2013 के चुनाव, बावजूद इसके क्या इसके अलावा कोई पहलू आपको नहीं दिखता है? नहीं, मैंने तो 3 वो पहलू गिनाए ना। मैंने कहा कि पार्टी की जो लोकप्रियता कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की तो बिल्कुल थी, उसमें कोई संदेह नहीं है। असंतोष था, कहीं गुस्सा भी रहा होगा, और ममता बनर्जी के विरुद्ध कम था, लेकिन उनके स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जनता का असंतोष था। इसमें कोई संदेह नहीं, इस बात से इंकार नहीं करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या वो पर्याप्त था। आपने कहा कि बाकी स्कीमें चल रही थी, बिल्कुल बाकी स्कीमें चल रही थी, लेकिन मनरेगा को लीजिए। मनरेगा को जब तक था, बाद में तो मनरेगा ही बंद कर दिया गया, जब मनरेगा था उसको बंगाल में चलने ही नहीं दिया केंद्र सरकार ने, उसका पैसा ही नहीं देने दिया। बाकी किसी राज्य में ये नहीं हुआ। या ये जो आवास योजना है, आवास योजना को लगभग ठप कर दिया बंगाल के अंदर। और हाँ, ये पुरानी योजना गृह लक्ष्मी की चल रही थी, लेकिन बाकी सब राज्य सरकारों ने क्या किया, चुनाव से जस्ट पहले एडवांस किस्त दी। ये महाराष्ट्र में हुआ, ये असम में हुआ, ये बिहार में हुआ। बिहार में तो योजना भी नहीं थी, वहां वैसे ही हाथ में पकड़ा दिया। तो चुनाव से जस्ट पहले 10,000 9,000 रुपए ममता बनर्जी क्यों नहीं पकड़ा सकी। क्या उनकी इच्छा नहीं रही होगी कि भाई ऐसा कुछ कर दो, क्योंकि केंद्र सरकार होने नहीं देती इन चीजों को। तो कुल मिलाकर देश में जो माहौल बन रहा है, अगर अखिलेश यादव इसको देख रहे होंगे, इस परिणाम को, या बाकी विपक्ष के नेता देख रहे होंगे, तो वो ये सोचेंगे कि भाई ये तो डिलिमिटेशन के जरिए कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेटिंग कर देंगे, एसआईआर के जरिए वोटर की सेटिंग कर देंगे, केंद्र सरकार के ऑफिसर्स को भेजेंगे, केंद्र सरकार की पुलिस को भेजेंगे, तो सब कुछ तो मैनेज कर लिया गया है। तो ये मैनेज्ड इलेक्शन है या कि ये केवल जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये सवाल पूछेंगे। और जब विपक्ष लगेगा कि नहीं है, तो फिर वो सवाल पूछेंगे। आपके पास वक्त कम है, एक आखिरी सवाल कि चूंकि आपने अपोजिशन की बात की, अभी अब चुनाव 9 महीने बाद जनवरी फरवरी मार्च में यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में है, जिसमें 2 राज्य में पहले से बीजेपी है। अपोजिशन के लिए क्या टेक अवे है, क्या हासिल है यहां से सीखने और सबक? देखिए, एक तो बड़ा साधारण सा सबक है, लेकिन दूसरा बहुत कठिन सवाल है। साधारण सबक तो ये है कि आपको मेहनत करनी होगी। जैसे असम को लीजिए, असम में अगर कांग्रेस कायदे से मेहनत करती, समय से करती, बेहतर उम्मीदवार चुनती, और बीजेपी के करप्शन को प्रभावी रूप से मुद्दा बनाती, जुबिन गर्ग की हत्या को एक प्रभावी रूप से मुद्दा बनाती, तो कांग्रेस निश्चित बेहतर कर सकती थी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ऑपोजिशन के लिए तमाम राज्यों में है, भैया अब से काम करना शुरू कर दो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन साथ में एक बड़ा सवाल जरूर उठेगा। ऑपोजिशन के लीडर पलट के पूछेंगे जी सब कुछ हम कर लेंगे, फाइनली होगा तो वही जो ये चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ तो सेटिंग कर रखी है। अगर हम ज्यादा काम कर लेंगे तो ये ज्यादा पुलिस फोर्स भेज देंगे, हम बहुत अच्छा संगठन कर लेंगे
तो आखिर में ईडी की रेड करके हमारे 10 लोगों को तोड़ के ले जाएंगे। अगर हम लोग हमारे पक्ष में हुए तो जो हमारे पक्ष में है उनका वोट कटवा देंगे। ये जो धारणा है, ये कुल मिला के ऑपोजिशन की राजनीति के सामने बहुत बड़ा सवाल या निशान लगाती है कि अच्छा, क्या चुनावी राजनीति में इतना भी बचा है कि अगर हम सचमुच मेहनत करें और जनता हमारे साथ हो तो क्या हम जीत सकते हैं? आप तमिलनाडु और केरला को छोड़ दीजिए जहां बीजेपी को कोई चांस नहीं। जहां चांस है वहां क्या बीजेपी किसी विपक्ष को जीतने देगी, चाहे जनता उनके साथ हो? ये सवाल आज खड़ा हो रहा है और ये बहुत बड़ा सवाल है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, और इस सवाल पे तमाम विपक्ष को अब सोचना पड़ेगा। विपक्ष को क्या आत्मचिंतन करना चाहिए? आत्मचिंतन अब मैं बोल रहा हूं। स्ट्रेटजी एक चीज होती है और आत्मचिंतन। आत्मचिंतन, एक तो मैं बार बार कहता ही रहा हूं कि विपक्ष की जो राजनीति है उसके पास न वो भाषा है न वो मुहावरा है जो कि एक साधारण व्यक्ति की सांस्कृतिक चिंता, उसके सांस्कृतिक स्वाभिमान से जुड़ सकता है। ये गहरा सवाल है, लंबा सवाल है, इस पे तो विपक्ष को सोचना ही होगा। दूसरा, विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस को ये सोचना होगा कि चुनाव लड़ने का तरीका क्या होगा। आप चुनाव को चुनाव की तरह गंभीरता से लड़ें या न लड़ें, तो कांग्रेस के काम में आमतौर पे उस तरह की गंभीरता दिखाई नहीं देती है। तो कांग्रेस को खासतौर पे पंजाब जब आ रहा है तो कांग्रेस को इन सब चीजों के बारे में चिंतन करना होगा, सोचना होगा। लेकिन मैं समझता हूं विपक्ष के सारे नेताओं को बैठकर ये भी सोचना होगा कि भाई अब इस लोकतांत्रिक राजनीति में कितनी, चुनावी राजनीति में कितनी गुंजाइश हमारे लिए बची। ये बड़ा सवाल है, उनको बैठकर एक दूसरे के साथ मिलकर सोचना होगा, अलग अलग नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। ये संक्षिप्त बातचीत है, लेकिन उम्मीद है आने वाले समय में और विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।